नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में 15 और 16 तारीख को उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित पैट परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो आज हम उसी पैट परीक्षा में 15 तारीख को आयोजित 2 शिफ्ट की हिंदी की आंसर की के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से आप लोग अपने हिंदी के प्रश्नों को मिला करके अपने नंबरों का आकलन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही और गलत हैं। तो आइए साथियों, आज पहले दिन के 2 शिफ्ट की पहली और दूसरी शिफ्ट की हिंदी के प्रश्नों पे हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पैसेज से संबंधित हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा जो पैसेज का प्रश्न है साथियों, इस बार जो पैसेज थे कि जैसा कि हमारा आकलन था, हमने भी आप लोगों को कहा था कि पिछली बार की तुलना में पैसेज जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा या कठिन पूछा जाएगा। तो इस बार पैसेज जो पूछे गए हैं, हर सेट के पैसेज को पढ़ने पे मेरा आकलन रहा है कि एक पैसेज जो है वो थोड़ा सा आसान रहा है और तुलना करने पर एक पैसेज जो है वो थोड़ा सा कठिन रहा है बच्चों के दृष्टिकोण से। तो उन प्रश्नों को लेकर के भी संस्थान में कई बच्चों के द्वारा ये रहा है कि सर पैसेज के आंसर आप बता दीजिए। तो इनके आंसर पे हम आज चर्चा करते हैं। देखते हैं पहले पैसेज का आंसर हमारा क्या। हम सिर्फ आज इस पे आंसर पे चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्रश्न है वो पूरे से पूरे हो जाएं और फिर कभी मौका रहेगा तो फिर देखा जाएगा इसके आंसर को किस तरीके से निकाला गया है। तो अभी हम फिलहाल इसके आंसर को देखते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन जो है इसका, सत्य रूपी परमेश्वर के रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प हम लोग देखते हैं। इसका विकल्प दिया हुआ है, सत्य की आराधना कर सकते हैं, बी ये सभी, सी ये सभी हरि के मार्ग पर चले और डी अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, गद्यांश में चिरस्थाई शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो साथियों यहां पर हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर पैसेज में जब देखिए तो यहां पर ये देखिए शब्द आया है, क्षणभंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता है। ठीक है, अब जरा देखिए हमारे विकल्प हम देख लेते हैं। तो यहाँ विकल्प दिया हुआ है, ए निमित्त, बी क्षणभंगुर, सी शाश्वत और डी श्रद्धा। तो अगर विकल्प के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर 2 विकल्प जो है हमारे, वो तो विकल्प मतलब यहाँ पर इस पंक्ति के अनुसार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अब हमारा जो आंसर होगा इस प्रश्न का वो या तो क्षणभंगुर होगा या शाश्वत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्षणभंगुर शब्द को देखते हैं, जिसका हमें यहाँ पर ये हमसे इस चिरस्थाई शब्द से हम इस प्रश्न का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, मैं अपनी क्लास में भी इस चीज़ का लगातार जिक्र करता रहता हूँ और आप लोगों को भी मैंने कहा है कि हिंदी में जो शब्द है, यदि आप उसके अर्थ के समीप तक पहुंच पा रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाती हैं। अब जैसे ये चिरस्थाई शब्द है, तो चिरस्थाई शब्द की यदि हम लोग मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो इसका अर्थ होता है अनंत काल तक, अनंत काल तक। ठीक है, बहुत अधिक समय तक। ठीक है, बहुत अंत समय तक जो रहता है उसे हम चिरस्थाई कहते हैं। तो अगर यहाँ पर अब हमारे जो 2 विकल्प बच रहे हैं,
क्षणभंगुर और शाश्वत। तो यहां पर अगर हम देखें तो शाश्वत जो होता है, शाश्वत का अर्थ भी यही होता है कि जो हमेशा रहे, ठीक है, जो सदैव रहने वाला हो, यानी जो सदैव रहेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, तो उसको हम शाश्वत बोल सकते हैं। तो यहाँ पर शाश्वत जो हो गया वो चिरस्थायी का एक प्रकार से समानार्थी शब्द हो गया, या इसका पर्यायवाची हो गया, एक प्रकार से इसका समानार्थी शब्द हो गया, ठीक है। तो अब ये विकल्प में शाश्वत अगर इसका समानार्थी होगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है विलोम। तो जो अंत काल तक है, जो बहुत समय तक है, जीवित है, उसको हम बोलते हैं चिरस्थायी। तो इसका विलोम आपका हो जाएगा जो जिसकी सीमा कम हो, जो बहुत कम समय तक हो। तो इसका आंसर हम लोग विकल्प के अनुसार लगा सकते हैं, विकल्प बी। तो चिरस्थायी, चिरस्थायी शब्द का यहाँ पर जो विकल्प में आंसर होगा, देखिए यहाँ पे अगर शाश्वत हट जाता है तो आपका विकल्प का आंसर हो जाएगा क्षणभंगुर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, ठीक है। विकल्प इसके हम लोग देखते हैं। तो इसका विकल्प है, सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करते रहें। विकल्प बी, इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी, सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। और डी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। देखिए साथियों, अगर इस विकल्प को आप सावधानी से पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इसका ए और बी ऑप्शन तो नहीं है, ए और बी ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अब बचता है इसका सी और डी। अब सी क्यों है, देखिए कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ये पंक्ति देखिए, सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, ठीक है। यानी यहां पर यह बता रहा है कि सत्य की तलाश हम कर सकते हैं, लेकिन पैसेज के अनुसार अगर देखें तो वो कह रहा है सत्य खोजा जा सकता है, लेकिन उसका जो संपूर्ण दर्शन है, संपूर्ण सत्य की जो तलाश है वो संभव नहीं है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर यह भी विकल्प में सी में डाउट हो सकता है कि सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा संभव नहीं है। देखिए यहां पर यह विकल्प आपका जब बनता जब ये पूर्ण सत्य की बात करता, पूर्ण सत्य की, अगर पूर्ण सत्य की बात हो रही होती तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर ये विकल्प सी हो सकता था। लेकिन यहां पे चूंकि पूर्ण सत्य की बात नहीं हुई है, सिर्फ सत्य की तलाश की चर्चा की गई है, तो इस कारण से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो यहां पर देखिए कि यहां पर विकल्प देखते हैं, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह मार्ग बहुत तंग है। तीसरा विकल्प है, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा विकल्प इसका जो है, असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो साथियों यहां पर जरा हम लोग देखते हैं, यहां से लाइन को जरा देखें। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर इसके अनुसार इस प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट हम लगा सकते हैं कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। देखिए नाश किए बिना का अर्थ हम यहां पे ले रहे हैं क्योंकि जब हम देखते हैं कि नाश करने पर, ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर यह है कि अगर नाश करते हुए वह आगे बढ़ता है तो दर के दर पर ही रह जाता है। यानी जिस सत्य की
तलाश वो करना चाह रहा है, वो नाश करने पर, संकटों को नाश करने पर भी उसे उस सत्य की तलाश नहीं हो पा रही है, तो उसे नाश किए बिना, संकटों को सहते हुए, ठीक है, उस सत्य की खोज के लिए प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन इस पैसेज का है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी। अब देखिए, ये असी शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। असी जो होता है वो तलवार का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगर आप इस शब्द के अर्थ को पहुंच जाएंगे तो यहां पर आप इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ये कैसे देख सकते हैं हम लोग, यहां पर देखिए, कह रहा है सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। अब अगर यहाँ पे हम बता दें कि तलवार पे धार पे चलने के समान क्यों कहा गया है, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि तलवार पर धार पर चलना मतलब कोई कठिन कार्य करना होता है, बल्कि कोई कठिन कार्य करना नहीं, बल्कि बहुत कठिन कार्य करना होता है, बहुत कठिन कार्य करना होता है। अगर उसके अनुसार हम इस प्रश्न को पढ़ें और इसके विकल्प को देखें तो देखिए इस विकल्प में क्या कह रहा है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी है, ठीक है। देखिए ये सीधे सीधे पैसेज में इसका जिक्र है, सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग, असी की धार पर चलने के समान है, ठीक है। तो इसके अनुसार इस प्रश्न के बाकी विकल्पों को हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर विकल्प ए ही हो जाएगा, बाकी के बी, सी और डी इसके आंसर नहीं होंगे, ठीक। आइए अपना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए ये दूसरा पैराग्राफ जहां से प्रारंभ होता है, देखिए यहां से लिखा है साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। इससे अभिप्राय यह है साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व का निर्वाह भी करता है। अब दायित्व के निर्वाह का मतलब क्या हुआ, अगर दायित्व के निर्वाह का वो यहाँ पे अपना पालन कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि वो किन दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। वो दायित्व उसके हैं समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता, अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप से हमारे सामने लाता है। अब इसके विकल्प जरा हम देख लेते हैं। विकल्प ए दर्पण के माध्यम से, विकल्प बी इतिहास बताकर, सी दुष्प्रभावों को सामने लाकर और डी पूरी जानकारी देकर। तो देखिए जो उसके दायित्वों का निर्वहन है, दायित्वों का निर्वहन क्या है कि जो समाज में दुष्प्रभाव हैं उनको वो साहित्य के माध्यम से लोगों के सामने लाता है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। अब देखिए जब पूरे गद्यांश को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ साहित्य और समाज, ठीक है, दोनों को मिला करके, दोनों के बीच संबंध को इस पूरे पैसेज में बताने का प्रयास किया गया है कि दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस पैसेज का जो सबसे उचित शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य और समाज, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सबसे उचित शीर्षक होगा। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साहित्यकार समाज के प्रति, अब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये अपने होगा यहाँ पे, अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है, अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो अगर इसके विकल्प में हम चर्चा करें तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, आशा का संचार करता है। विकल्प ए इनमें से कोई नहीं। साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है
और विकल्प डी है साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे रहता है, सदा पीछे रहता है। तो अब इस प्रश्न को अगर हम सही उत्तर का चयन करें तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्यकार समाज में अपने कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है। अब देखिए, ये अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह व कर्तव्य बोध को दिशा देना है, ठीक है। तो अपने उद्देश्य का दायित्व यानी उद्देश्य को वो कैसे पूर्ण करता है, ये देखिए दायित्व शब्द को यहाँ पे बस उद्देश्य से क्या किया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। तो अगर उद्देश्य पूछ रहा है तो वो दायित्वों के निर्वहन से संबंधित ही है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो इसके विकल्प देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है, ठीक। दूसरा है, समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है। तीसरा है, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। और चौथा है, साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अतएव साहित्य द्वारा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा विकल्प सी। अब किस प्रकार से हो सकता है, तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम अगर पहले पैराग्राफ में हम देखें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचार एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारा प्रश्न का आंसर सीधे सीधे यहाँ से मिल रहा है, पुरानी पीढ़ियों की जानकारी साहित्य से किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो सीधे सीधे विकल्प सी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान और तत्कालीन साहित्य द्वारा हमें प्राचीन समय की जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो हैं, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। दूसरा विकल्प है इसका, क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को हमसे छिपाता है। विकल्प सी जो इसका है, क्योंकि साहित्यकार केवल समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों को दर्शाता है। और विकल्प डी है इसका, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर विश्वास जैसे दूषणों को स्वीकार करना सिखाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, विकल्प ए। अब कैसे होगा तो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, यहाँ से देखिए, यह भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता, ठीक है, अगर होता तो इसका मतलब वो दर्पण नहीं है। और यही ये प्रश्न पूछ रहा है, समाज का दर्पण क्यों नहीं है। अगर सिर्फ समाज का दर्पण होता है इसका मतलब समाज का दर्पण तो है, लेकिन पूर्णतः वो समाज का दर्पण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कवि या साहित्यकार जो होता है वो समाज की विसंगतियों या विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता और उसे अपेक्षित
दिशा देने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यानी जो भी सुधार होते हैं, समाज की जो कमियां होती हैं, उसको वो बताने के लिए, समाज के सामने रखने के लिए सदैव जागरूक रहता है, तत्पर रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये विकल्प जब आप देखते हैं, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों पर प्रहार करके उसका जो जीवन स्तर होता है, समाज का जो जीवन स्तर होता है, जो कमियां होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो कि साहित्य का एक महत्वपूर्ण गुण भी है। तो इस कारण से इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प ए। तो साथियों, इस प्रश्न के ये उत्तर हैं। ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को मार्क कर लीजिएगा। और पैसेज में देखिए, आयोग के अनुसार एक आध क्वेश्चन की त्रुटि संभव हो सकती है कि आयोग क्या प्रश्न का आंसर, क्या सोच करके प्रश्न का आंसर दे रहा है। तो पूरे चर्चा के दौरान मैं कहूंगा कि आपका जो गद्यांश का पोर्शन है, उसमें आप लोग एक दो क्वेश्चन की प्लस माइनस लेकर के चल सकते हैं। उसमें एक आध क्वेश्चन में संशोधन संभव है। तो जो भी आपका स्कोर हिंदी में बने, उसमें आप ये मान करके चलें कि एक नंबर आपका 2 नंबर या तो ज़्यादा या कम के अनुसार ही आपकी ये आंसर शीट होगी। ठीक है, उसके अनुसार आप उसमें अपने मार्क को आकलन कर लें। ठीक है, आइए आगे के प्रश्नों पे अब हम देखते हैं। हमारा विकल्प, अब यहाँ से हमारा हिंदी का जो वोकैब का सेगमेंट था वो प्रारंभ हो रहा है। पहले पेपर में यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया, मैंने इस तरीके का आपको शीट में क्वेश्चन करवाया भी था पैट के अभ्यास सत्र में। मैंने कहा था कि सीधे सीधे ना पूछ करके, हो सकता है वो ऐसे प्रश्नों को रखें कि एक शब्दों का समूह दे दे और उससे प्रश्न आपके सामने पूछे। तो देखिए, कुछ उसी प्रकार का ये प्रश्न है। इस प्रश्न में यदि आप देखते हैं तो एक शब्द समूह दिया गया है और पूछा गया है कि ऐसा शब्द समूह बताइए जिसमें सभी शब्द एक के पर्यायवाची हो। तो विकल्प ए है पार्वती, रुद्राणी, भवानी। विकल्प बी रीता, तिक्ता, तिक्त। विकल्प सी दानव, निशाचर और निशंक। और विकल्प डी मनोरथ, स्पृहा और निलय। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो पार्वती, रुद्राणी और भवानी होगा। अगर आपको याद हो तो पैट का जो अभ्यास सत्र सॉल्व करवाया था, वहाँ मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत कहा था कि आप लोग भगवानों के नाम के जो पर्यायवाची हैं वो एक बार देख ले, तो वहाँ से प्रश्न आने की भी एक संभावना बनती है। तो साथियों, उस पॉइंट के तहत आपको एक प्रश्न जो आपको क्लास में चर्चा के दौरान बताया गया था, एक प्रश्न आपको सीधे सीधे पर्यायवाची का इसके अंतर्गत मिला। ये भगवानों के नाम से ही आपका एक पर्यायवाची आया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ए। विकल्प बी है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। अच्छा, अब सही विलोम युग्म आपको देखना है। तो विकल्प ए देखिए, विकल्प है नूतन, पुरातन। विकल्प बी जोड़, मेल। विकल्प सी निषिद्ध, तुच्छ। और विकल्प डी कर्कश और खुरखुरा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प ए, नूतन का पुरातन। नूतन का पुरातन। अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये जोड़ जो होता है, इसका मेल नहीं होता, इसका विलोम होता है घटाओ। इसका विलोम होता है घटाओ। निषिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मैंने आपको विलोम की चर्चा के दौरान कहा भी था कि इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। और कर्कश का विलोम होता है मधुर। ठीक है, खुरखुरा नहीं होगा, तुच्छ नहीं होगा, मेल नहीं होगा, इनके विलोम ये हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नूतन का पुरातन, ये सही विलोम शब्द युग्म है। ख्याली पुलाव पकाना बहुत सामान्य सा आपका एक मुहावरा पूछा गया, बहुत कठिन नहीं है। तो हम लोग विकल्प देखते हैं। गुणात्मक वृद्धि होना, उपद्रव मचाना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना और असंभव बातों की कल्पना करना। तो साथियों, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रश्न में भी किसी को कोई डिस्कशन की जरूरत होगी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, साथियों, मैं बार बार आपसे चर्चा करता रहा हूं, अपने अभ्यास सत्र के दौरान भी मैंने चर्चा कही है कि संधि शब्द, संधि का एक क्वेश्चन आपको पेपर में
जरूर से जरूर मिलेगा। और साथियों जो चारों सेट हुए हैं, चारों सेट में संधि के क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने अपने अभ्यास सत्र में भी इस संधि का जिक्र किया था, इसका उल्लेख कराया था। तो साथियों इस प्रश्न का महर्षि शब्द का सही विच्छेद बताना है। विकल्प है माधन अहर्षि, महाधन ऋषि, सी महधन ऋषि और डी महिधन ऋषि। तो एकदम सही हमारे बच्चों द्वारा इसका आंसर दिया गया बी महाधन ऋषि। इसका सही इसकी सही संधि हो जाएगी और ये गुण संधि का एक उदाहरण हो जाएगा, गुण संधि का एक उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहां पर देखिए अर्थ भेद दिए हुए हैं, अनिल अनल, ठीक है। तो अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है, ये सही है भैया, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अवलंब और अविलंब, तो यहां पर देखिए अधर और विलोकित ये नहीं है। अंश, बाकी के आंसर भी हम देख लेते हैं, आंसर तो इसका यही होना चाहिए। विकल्प सी अंश और अंश, हाँ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द मैंने आपको कहा था आपके सिलेबस में है, देखिए उसको यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से प्रश्न के माध्यम से एक सेगमेंट को कवर किया गया है। यहाँ पर आपसे अर्थभेद पूछा गया है और समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के माध्यम से। तो अंश का मतलब होता है हिस्सा और कंधा, दोनों ठीक हैं। अपेक्षा और उपेक्षा, तो हमें किसी से अपेक्षा, इसका अर्थ आशा, और उपेक्षा निरादर, दोनों सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। साथियों अवलंब शब्द जो होता है, अवलंब का एक शाब्दिक अर्थ सहारा होता है, एक अर्थ सहारा होता है। और दूसरा विकल्प जो दिया हुआ है अविलंब, अविलंब का अर्थ भैया तुरंत होता है, त्वरित होता है, या बिना देर किए होता है, बिना देर किए। हम कहते नहीं है कि इनको अविलंब यहाँ से छुट्टी दी जाए, अविलंब के शंका का समाधान किया जाए, तो तुरंत या बिना विलंब के, बिना देरी के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें देखते हैं, यहां क्वेश्चन कह रहा है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या है। पूरे पैसेज को जब हम पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पैसेज दिया गया है। वर्तमान समय में युवाओं को उद्बोधित करने के लिए, जगाने के लिए ये पैसेज एक बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है, कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या क्या त्याग करते हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों को वो हमें प्रदान करने के लिए अपनी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को भी क्या करते हैं, त्याग देते हैं। तो बावजूद उनको वो सम्मान हम नहीं दे पाते हैं जिनके वो असली हकदार हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया पैसेज ये पेपर के माध्यम से दिया गया था। तो इसका आंसर जो हमें देना है, तो उसके विकल्प पे हम देख लेते हैं। विकल्प ए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है, ठीक है। बिल्कुल विकल्प बी देखते हैं, युवा पीढ़ी ने दूसरे के कष्टों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। सी, सभी युवा एक जैसे नहीं होते, कई युवा अभी भी पुराने लोगों को यथोचित सम्मान देते हैं। विकल्प डी, आज के युवा स्वावलंबी और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे स्वयं को और परिवार और नौकरी व्यवसाय की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो चारों विकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसेज के अनुसार यदि इसका आंसर हमें देना हो तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सर्वोचित आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है। अब अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए,
इतना लाड मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। अगर शिक्षक कक्षा में उनसे कुछ कह दे तो वो तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, यानी उनकी सहनशीलता जो है वो खत्म होती जा रही है, ठीक है, और ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है, जिसे वे जैसे वे चाहे वैसा करने की आजादी उन्हें चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पढ़ने से अदूरदर्शी और असहनशील यानी उनकी ग्रहणशीलता जो है वो कम होती जा रही है। यही पैसेज के अनुसार इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मिल रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। विकल्प देखते हैं। बुजुर्ग अपने एकड़ी से बड़े स्वभाव में बदलाव लाए, बुजुर्ग अगली पीढ़ी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखे, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ ना बने और ना ही अपनी राय थोपें। विकल्प डी, बुजुर्ग अपनी जुबान पर संयम रखें। तो साथियों देखिए, ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न था इस पैसेज का, जिसका आंसर डायरेक्ट रूप से नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप पूरे पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं तो यहाँ पर यह पाया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वे बुजुर्गों को उचित सम्मान नहीं देते, और नहीं देने के कारण बुजुर्गों के मन में एक हीन भावना आ जाती है स्वयं के प्रति कि क्यों हमने उनके जीवन को बनाने के लिए अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान किया, ठीक है। जब बच्चों को उनसे उचित सम्मान नहीं मिलता, पैसेज को पढ़ने पर यह भाव आता है कि बुजुर्गों के मन में विचार आता है कि जब उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है तो इससे अच्छा था कि वो अपने बुढ़ापे के लिए ही कुछ अपनी संपत्ति अर्जित कर लेते, जिससे कि उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाता, वो आत्मनिर्भर रहते और छोटी छोटी खुशियों के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो जब इस थीम के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रश्न का जो उचित आंसर पाते हैं वो देखते हैं, विकल्प सी हो जाता है कि बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपने जीवन काल में ही आत्मनिर्भर बनते हुए अपने बुढ़ापे के लिए कुछ निधि अपने पास संचित करें, जिससे कि उन्हें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े और वो उस सम्मान को पा सकें जिसके वे हकदार हैं, जिसके वे जो उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं तो विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दूसरा, जिनके बच्चे संस्कारहीन हैं और माँ बाप समझदार नहीं है। सी, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। और डी, जिनके पास अब आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत आसानी से हम देखते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। देखिए यहां पर हम देखते हैं पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम क्या हो गया है। अब समय बदल गया है। अनुभवपूर्ण सलाह का मतलब है बुजुर्गों की सलाह, बुजुर्गों की सलाह। देखिए, अनुभवपूर्ण सलाह की इस नई पीढ़ी को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें आवश्यकता नहीं है, ठीक, तो उम्मीद की जाती है कि वो उनको कोई सलाह ना दे। अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चले। ये शब्द देखिए महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के आंसर के लिए। जो माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को बदल लेना चाहिए। एडजस्ट का मतलब होता है समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो पैराग्राफ के अनुसार आपको इस प्रश्न का आंसर सी मिल रहा है, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से बच्चे
अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। जो माँ बाप बहु बेटों के परिवार का सहारा बनकर रहते हैं और अपना अभिमत उन पर नहीं थोपते हैं। ऐसा तो कहीं है नहीं कि माँ बाप यहाँ पे सहारा बन करके, पूरे पैसेज में जब हमने पढ़ा तो यही पा रहे हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो बुढ़ापा आते आते बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, आत्मनिर्भर नहीं रहते। तो इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। विकल्प बी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। विकल्प सी, जिन माता पिता द्वारा बच्चों को सही संस्कार दिए गए, तो जब सही संस्कार दिए जाएंगे तो उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में क्यों भेजेंगे, यह भी इसका आंसर नहीं होगा। विकल्प डी, जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार को यथोचित सहारा और सम्मान देते हुए अपना जीवन शांति से बिताते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प बी होगा, क्योंकि संस्कारहीनता के अभाव में ही, ठीक है, संस्कार के अभाव में ही बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करते हैं और पश्चिमी सभ्यता को चलते हुए अपने माता पिता को ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम में रख देते हैं और एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। तो पैसेज के अनुसार ये जो संस्कारहीनता है, ठीक है, बच्चों में संस्कार की कमी है, यही वो महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण बच्चे वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संसार के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क देना आपको। देखिए, हो सकता है इसमें से कई तर्क आपको पैसेज में मिल रहे हो, लेकिन बावजूद उसके वो कह रहा है आपको उस आंसर का चयन करना है जो सबसे सबल तर्क के रूप में हो। तो विकल्प एक देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक, विकल्प बी, माँ बाप का बीमार और लाचार होना और अपने द्वारा संतान पर किए गए एहसानों का लगातार गुणगान। तो गुणगान तो करते ही नहीं है वो, कहीं माँ बाप जो कुछ करते हैं वो अपने दायित्व को समझ करके करते हैं। माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी होना, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। डी, माँ बाप की संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का संयम और बहु बेटे को जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि रहने की इच्छा रहते हुए भी माँ बाप अकेले रहने का कारण, चाहते हुए भी नहीं रह पाते, तो इसका आंसर होगा विकल्प डी, क्योंकि वाणी पर जो है वो नियंत्रण नहीं रहता। कभी कभी बच्चे माँ बाप से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उनके मन को दुखित कर देता है, दुखा देता है, तो चाहते हुए भी वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। तो इस प्रश्न का यही कारण है कि वो अपने बच्चों के साथ चाहते हुए भी नहीं रह पाते, विकल्प डी के रूप में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सबसे सबल तर्क आपको देना है, कौन सा लगता है? तो सबसे सबल तर्क के लिए अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए, बुढ़ापे में माँ बाप अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से। बी, माँ बाप की गरीबी दूर करने एवं उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने के लिए। सी, अपने पड़ोसियों पर रौब गांठने के उद्देश्य से। और डी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो यहां पर देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा विकल्प डी। ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर यहां पे आप ठीक से देखें तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये पहली लाइन से, इसके लिए कई माता पिता को भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए। क्यों? वहां की सुख चैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। समाज में उनका नाम ऊंचा हो, यानी समाज में नाम ऊंचा होने से उनकी प्रतिष्ठा होने से हो गया। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां। इस प्रकार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे?
यहां ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार, बी बच्चों के खान पान पर ऐतराज करना, सी बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते रहना, और विकल्प डी बच्चों से पैसे की मांग करते रहना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी होगा, बच्चों के परिवार और सदस्यों, ठीक है, के रहन सहन, खान पान, चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते रहना, यानी उनमें दखल अंदाजी करना जो कि बच्चे चाहते हैं कि वो ना करे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विदेशों में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? कौन दोषी है? ठीक है, तो विकल्प देखिए, अधूरे संस्कार, बच्चों के माँ बाप, विकल्प सी बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोए गए सपने, और विकल्प डी विदेश में जा बसे बच्चे। ठीक है, तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा अधूरे संस्कार, क्योंकि विदेश में जब बच्चे जाते हैं तो वो धीरे धीरे अपने संस्कारों को त्याग करके उस विदेशी संस्कारों को ग्रहण करते हैं, वहाँ की संस्कृति में ढलने का प्रयास करते हैं, जिस कारण से वे अपने संस्कारों का त्याग कर देते हैं और संस्कारहीन हो जाते हैं। ठीक है, तो अधूरे संस्कार जो है वही यहाँ पर बच्चों में जो उनका व्यवहार है उसमें परिवर्तन का मुख्य कारण के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? तो यहां पर देखिए, एक गरीबी के अभाव के कारण, ठीक है, दो बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण, विकल्प सी भाग्य और अपनी भवितव्यता का खेल समझकर, और डी जग हसाई से बचने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इस पंक्ति में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, उनके द्वारा दिए गए निर्णय पर जग हसाई के डर से साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते हैं और बच्चों के वियोग में अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। यानी कि उनने जो निर्णय लिए बच्चों को पढ़ाने का, अच्छा संस्कार देकर के विदेश भेजने का, तो उस पे लोग उनके निर्णयों पे ना हंसे, इस कारण से वो क्या करते हैं, जो अपनी जो दुश्चिंताएं होती हैं उसको समाज के सामने व्यक्त नहीं करते। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जग हसाई से बचने के लिए, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे वोकैब के क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहां पर देखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए यह वाक्यांश का एक क्वेश्चन है। सही शब्द बताना है, सही शब्द का चयन करना है। तो विकल्प ए आस्तिक, विकल्प बी नास्तिक, सी श्रद्धावान, डी भक्त। तो इस पर विश्वास रखने वाला सरल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका ए आस्तिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द, विकल्प ए जंगम, बी चंचल, सी चेतन, डी सचल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए जंगम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? तो विकल्प इसके बहुत बढ़िया, ये आपका जो मुहावरा आया था ये पिछले सेट की तुलना में इस पेपर का मुहावरा काफी अच्छा था। बिल्ली को पहले ही मारना चाहिए के अर्थ में हम देखते हैं तो ए रौब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, बी जिस व्यक्ति को आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, सी बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, और डी भय का समन शुरू से ही कर देना चाहिए। देखिए इसके विकल्प भी बहुत अच्छे हैं। ज्यादातर बच्चों को सी और डी को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति रही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प होगा डी, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, अर्थात बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए। स्वल्प की संधि, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, मैंने पहले भी किया था कि संधि का प्रश्न आना ही था। इसके विकल्प दे रखते हैं, विकल्प ए सुधन अल्प, विकल्प बी सधन अल्प, विकल्प सी सुधन अल्प, और विकल्प डी स्वधन अल्प। तो भाई साथियों यहाँ पर संधि सी हो जाएगी। हमारे कई मित्रों ने इसका आंसर डी बताया जो कि गलत है। साथियों स्वाधन अल्प की जब संधि करेंगे तो पद बनेगा
स्वाल्प दीर्घ संधि के फलस्वरूप, और ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। जब स्वल्प होता है तो आप इस संधि को देखते हो, यहाँ पर यण संधि का ये पद है, यण संधि का ये पद है, और ये सु धन अल्प के मिलने से बन जाता है, सु और अल्प के मिलने से बन जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प डी, इति और इति का सही अर्थ बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों ये भी। अब इसमें देखिए, ये एक शब्द जो है वो अधिकांश, मेरा मानना है कि बच्चों के द्वारा इस स्तर पर वोकैब का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये कठिन शब्द था, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो एग्जामिनर ने विकल्पों को इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है कि यदि सिर्फ अगर इस इति का अर्थ अगर आपको आता हो तो भी आप अपने उत्तर का आसानी से चयन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको विलोम में इस प्रश्न का उल्लेख किया था कि अथ का विलोम इति होता है। अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब होता है समापन। अब जरा यहां पर विकल्प पे देख लीजिए, तो यहां पर क्या इति का कहीं समापन या समाप्ति विकल्प है? तो देखिए, यहां विकल्प डी में समाप्ति है। इसके अलावा कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जहां पर समाप्ति दिया हो। तो सिर्फ एक शब्द से ही इस प्रश्न का उत्तर हम लोग निकाल सकते थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी, समाप्ति, और इति का मतलब हो जाएगा विघ्न या बाधा। तो आप इस प्रश्न को भी यहाँ पे एक वोकैब के रूप में एक शब्द बढ़ा लेंगे कि इति का मतलब बाधा अथवा विघ्न होता है, बाधा अथवा विघ्न होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है साथियों। तो ये पहले दिन की 15 तारीख के जो दोनों शिफ्ट थी उनके प्रश्नों की हमने यहाँ चर्चा पूर्ण की। जो भी छात्र हमारे इससे आंसर मिलाए हैं तो वो दोनों लोग पैसेज में एक क्वेश्चन का मार्जिन लेकर के चल सकते हैं। आयोग एक क्वेश्चन में हो सकता है आंसर में कुछ करे, या हो सकता है वो सारे के सारे आंसर उसी रूप में आपके सामने आ जाएं। तो इसके अनुसार आप लोग हिंदी के अपने प्रश्नों को मिला लें और देख लें कि आपका स्कोर कहाँ तक पहुँच रहा है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।